अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हमने लेक्चर 15 में डेरिवेटिव्स पढ़े थे ना, थोड़े से उनका इंट्रो किया था हमने, और बाय डेफिनेशन किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब हमने देखना है कि लेक्चर 16 के अंदर हमने जो कांस्टेंट फंक्शंस हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करना है कि अगर हमने उनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं तो कैसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हम जो है रूल्स पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, कुछ बेसिक उसके फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक रूल्स जिनको आप आगे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 16 और 17 इन दो के अंदर हमने पूरा इंट्रोडक्शन करना है, सारे रूल्स पढ़ने हैं, तो इनको आपने अच्छे से समझना है। और जो आपका मिड टर्म होता है उसमें डेरिवेटिव्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। यानी आपका लेक्चर नंबर 15 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक मेरे ख्याल में, या 20 तक, इनमें से एक लॉन्ग लाजमी आएगा, ठीक है। और 50% पेपर भी आपका डेरिवेटिव्स में से ही बनता है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें उसका आंसर चेंज नहीं होता। जैसे आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू c। अब c क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2। तो 2 आप वैल्यू चेंज नहीं ना कर सकते। आप x की जगह यहाँ पे 3 पुट करें तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि आगे x है ही नहीं जिसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ऐसे फंक्शंस जिनका आंसर चेंज नहीं होता x की वैल्यू चेंज करने से, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। और जब भी आपने किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी आपने अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं ना। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, आपने f ऑफ x का डेरिवेटिव लिया और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्योंकि c है, यानी आपने c का डेरिवेटिव लेना है। जब आप c का डेरिवेटिव लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव या कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब ये पहला रूल जो हमने पढ़ा है, इसका अब हमने प्रूफ भी करना है, ठीक है, कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है। और प्रूफ अब हमने जितने भी आगे रूल्स पढ़ने हैं ना, सबका एक एक प्रूफ भी करेंगे हम, और सबकी एक एक एग्जांपल भी करेंगे। तो प्रूफ जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लें। पेपर में ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स के आते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इसलिए आपने हर चीज़ को अच्छे से करना है। और ये आपके कॉन्सेप्ट्स अगर यहाँ से क्लियर होंगे तो आप लोग अपनी डिग्री में आगे जो और मैथ्स आने हैं उनमें भी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो प्रूफ समझ लें। यहाँ पे हमारे पास पहला है f डैश एक्स। यानी अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? हमने लेक्चर 15 के अंदर पढ़ा था ना, लिमिट h अप्रोच कर रही होती है 0 को, और f ऑफ x प्लस h में से आप f ऑफ x को माइनस करते हैं और a से डिवाइड करते हैं। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब हमने यहाँ पे जो f ऑफ x लिया हुआ है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट नंबर है, इज इक्वल टू c है। तो हमने क्या करना है, f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x इन दोनों की जगह ये वाला फंक्शन पुट करना है। तो f ऑफ x प्लस h का मतलब है कि इस x की जगह आपने x प्लस h पुट करना है ना। तो अगर इस x की जगह x प्लस h पुट करेंगे तो इसका आंसर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आगे x नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप इधर x की जगह जो मर्जी पुट करते जाएं, आगे आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप इधर x प्लस h अगर पुट करते हैं ना तो भी आंसर आपका c ही रहता है। और f ऑफ x तो आपको वैसे ही पता है c है, तो इन दोनों की जगह हमने c पुट कर दिया, ठीक है। तो c माइनस c क्या होगा? 0। और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो तो 0 होता है, और उसके अंदर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी आंसर आपका 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। अब इसकी एग्जांपल कर लें, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब 5 हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी जगह डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन इधर f ऑफ x है तो f ऑफ x के साथ d बाई डी एक्स लिखा है, यानी इसका डेरिवेटिव, तो वो f डैश x बन जाएगा। और यहाँ पे 5 के साथ भी आप d बाई डी एक्स लिखते हैं, यानी आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और वो भी आंसर क्या आ गया आपका? 0 आ गया, ठीक है। और डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये जो पावर है ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। देन d बाई डी एक्स x बार n, यानी अगर आपके पास कोई पावर वाला नंबर है तो उसका डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे ना, तो जो भी उसकी पावर होगी वो साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और फिर ये वाला फंक्शन वैसे ही लिख के उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? x बार n एक फंक्शन है, तो ये जो पावर है ना n, ये आपने साइड पे लिखनी है जब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। n साइड पे आ जाएगा, और फिर x बार n वैसे ही लिखना है, और फिर उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। ये है हमारा थ्योरम। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमने अगर x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है
तो हम क्या करेंगे, पावर n की जगह 3 आ रहा है ना, हमने साइड पे पावर मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी आप 3 साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, यानी x क्यूब का डेरिवेटिव हमने क्या निकाल लिया, 3x स्क्वायर निकाला। अब इसका भी हमने प्रूफ करना है, जो हमने ये पावर रूल पढ़ा है इसे हम कहते हैं पावर रूल, ठीक है, क्या कहते हैं, पावर रूल कहते हैं इसको। अब इस पावर रूल का हमने प्रूफ करना है, तो हमने अपना फंक्शन लिखा सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर n, ये फंक्शन हमने नोट कर लिया अपना। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, x पावर n का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव को हम f डैश लिखते हैं और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो हमने लिख लिया। अब इसके अंदर आपने f ऑफ x प्लस एच की जगह आपने ये वाला फंक्शन पुट करना है x, तो इस x की जगह आप x प्लस एच पुट करेंगे ना, अगर इस x की जगह हमने f ऑफ x प्लस एच निकालना है ना, ये निकालना है हमने, तो अगर हमने इस x की जगह x प्लस एच पुट किया है तो हम इस x की जगह भी x प्लस एच ही पुट करेंगे, तो x प्लस एच की पावर n आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसकी जगह x प्लस एच की पावर n लिख दी, माइनस f ऑफ x जो है वो तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x पावर n, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, नीचे h भी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है इस प्रूफ के अंदर, आपने इसको बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा सिंपल तरीका ये है कि आप ये वाला एक्सप्रेशन ओपन करें, 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहला नंबर हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, पहला नंबर 1 बनाने के लिए हमें इस x को 1 बनाना है, तो इधर x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा ना, ताकि कटिंग होकर यहाँ पे 1 आ जाए। तो अगर हम इसको x के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो अंदर इसका मतलब है पूरे को x के साथ डिवाइड करेंगे, और जब अंदर डिवाइड करते हैं तो बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई किया वो एज इट इज़, और अंदर जो x के साथ डिवाइड किया वो तो कटिंग होकर 1 हो गया, और इसके साथ जो डिवाइड किया वो हमने वैसे ही लिख लिया h ओवर x, माइनस एक्स पावर n भी एज इट इज़ ओवर h भी एज इट इज़। अब आप देखें कि ये हमने जो डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था ये पावर के अंदर ही किया था, पावर के बाहर नहीं करना आपने। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x पावर n जो है वो अलग कर लें, यानी ये जो पावर है वो x के साथ अलग कर लें और इस ब्रैकेट के साथ अलग कर लें। देन आपने इन दोनों में देखें x पावर n कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, x पावर n आप कॉमन निकालें, अंदर बचेगा 1 प्लस एच ओवर x उसकी पावर n, माइनस ये जब कॉमन चला गया तो इसकी जगह सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हमने इसे एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास एक फंक्शन है 1 प्लस एक्स होल पावर n, जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखें उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, यानी पावर, और फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे आता है x का स्क्वायर, प्लस फिर इसी तरह से n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 उसके नीचे 3 फैक्टोरियल, और फिर x की पावर 3, यानी x की पावर यहाँ पे 1 है, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, इस तरह से आगे इंक्रीज़ होती जाएगी। नीचे भी 2 का फैक्टोरियल था, फिर 3 का आया है, फिर 4 का आएगा, फिर 5, इस तरह से इंक्रीज़ होगा। ऊपर पहले n था, फिर n इंटू एन माइनस 1, फिर n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, ये इस तरह से आगे टर्म्स चलती जाती हैं। तो हमने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लें। अब देखें 1 प्लस इस x की जगह हमारे पास h ओवर x आ रहा है, ठीक है, और n जो है वो n ही है, हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया 1 प्लस, ये हमने लिखा 1 प्लस ये एज इट इज़, फिर एन एक्स लिखना है, तो n की जगह तो n है, x की जगह हमारे पास आ रहा है h ओवर x, ये पूरा x की जगह आ रहा है ना, तो हमने वो लिख लिया, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्योंकि x का स्क्वायर था तो हमने h ओवर x का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे प्लस लगा के मैंने डॉट डॉट लगा दिए कि आगे फिर ये टर्म्स चलती जा रही हैं, आप सिर्फ पहली 3 लिख लें बहुत हैं, और ये जो -1 था ये हमने एंड पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये +1 और -1 ये कट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास ये दरमियान वाली 2 टर्म्स बची वो लिखी, और डॉट डॉट आगे और भी बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे पास अभी, और जो नीचे एज था वो एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इस पर जो x पर n है जो बाहर था वो वैसे ही, अब इन दोनों में से देखें h ओवर x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और आगे जो टर्म्स होंगी उनमें भी होगा, यानी h ओवर x आप कॉमन ले सकते हैं, तो h ओवर x हमने यहाँ पे निकाल लिया कॉमन, और ये जो नीचे h था ना उसको मैंने यहाँ पे बाहर x पर n के साथ लिख लिया। जब h ओवर x आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ n बचेगा ना, प्लस यहाँ पे बचेगा n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर था तो अब पावर 1 रह जाएगी क्योंकि आपने एक कॉमन ले लिया है। अब आगे इस तरह से और जो टर्म्स थी उनमें से भी आपने एक एक कॉमन निकाल लिया। अब आप इस पर कर देंगे लिमिट अप्लाई। लिमिट जब अप्लाई करें, पहले तो देखें h और h कट हो रहे हैं, ये हमने काट दिए, अब ये बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 1 है,
वो ऊपर जाएगा तो n में से माइनस होगा, यानी बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस कर दी जाती है ना, तो x पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अंदर देखें n तो एज इट इज़ प्लस यहाँ पे जब आपने लिमिट अप्लाई की h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर समथिंग 0 एंड 0 जब पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो सारी को 0 कर देगा। इसी तरह से आगे वाली भी हर टर्म के अंदर अभी h मौजूद है ना, यानी वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि हम लिमिट जो है वो h अप्रोचेस टू 0 पुट कर रहे हैं। तो आगे वाली सारी टर्म 0 होकर ख़त्म हो गई, सिर्फ हमारे पास बचा n और x पावर n माइनस 1। तो ये हमने आंसर निकाल लिया किसके डेरिवेटिव का, x पावर n के डेरिवेटिव का। ठीक है, x पावर n का डेरिवेटिव आपने लिया, वो ये आ गया, और हमने पीछे यही लिखा था इसके अंदर थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो ये उसका प्रूफ था। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के, लेकिन समझ लें तो ज़रा अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, पावर रूल से रिलेटेड। थ्योरम में हम पहले हमने d/dx निकालना है x पावर 5 का। ठीक है, x पावर 5 का डेरिवेटिव हमें कहा जा रहा है फाइंड करें। तो ये देखें x की पावर n की फॉर्म में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पावर है उसको हम ले आते हैं साइड पे और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दें, यानी 5 में से 1 माइनस कर दें तो वो बचेगा x पावर 4, और ये जो बाहर है वो 5 है, वो एज इट इज़। तो ये सिंपल सा रूल है, पावर रूल। आपने पावर बस साइड पे मल्टीप्लाई करनी है और उसकी पावर में से 1 माइनस करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल है एक और, d/dx निकालना है आपने x का। तो x क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है, तो हमने क्या करना है, इसकी पावर देखनी है। पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी ना, तो 1 यानी इसकी पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई और फिर उसकी पावर यानी 1 में से 1 माइनस कर देना है। तो ये बाहर वाला 1 तो एज इट इज़, x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा, और किसी भी टर्म की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर फाइनल हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ से आपने ये बात भी याद रखनी है कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dx/dx आ रहा है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे अगर सेम वेरिएबल हो, ऊपर और नीचे अगर सेम वेरिएबल हो तो आंसर हमारा 1 आता है। जैसे अगर आप t की फॉर्म में सॉल्व करें ना, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं d/dt, और आगे भी t है तो वो dt/dt बन रहा है ना, इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, तो जब भी आपने किसी वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल डेरिवेटिव लेना है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास कि अगर एक फंक्शन है और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो आप कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होता है। जैसे आप लिमिट्स में पढ़ते थे ना कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और सिर्फ लिमिट जो है फंक्शन पे अप्लाई होती है, इसी तरह से यहाँ पे भी वही सेम है कि डेरिवेटिव आप सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेंगे। इसका भी प्रूफ है हमारे पास कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हमने सबसे पहले। अब इसमें c f(x) है ना, तो f(x) प्लस h की जगह c एज इट इज़, इस x की जगह x प्लस h पुट कर दिया तो c f(x) प्लस h आ गया, माइनस f(x) अब हमने लिखना है तो c f(x) एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों में c कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया, अंदर f(x) प्लस h माइनस f(x) ओवर h। अब ये जो लिमिट है, लिमिट का रूल होता है कि कांस्टेंट बाहर निकल आता है, तो हमने कांस्टेंट बाहर लिख लिया, लिमिट सिर्फ अंदर x वाली टर्म्स पे अप्लाई की। अब ये पूरा आप देखें तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन रहा है f'(x) का, तो हमने ये c एज इट इज़ और इस पूरे की जगह हमने सिर्फ f'(x) लिख दिया, या आप डैश की जगह d/dx ऑफ f(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको भी प्रूव कर दिया। अब इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, 3x पावर 8 है हमारे पास। अब देखें 3 एज अ कांस्टेंट है तो 3 को हमने बाहर लिखना है और जो डेरिवेटिव है d/dx वो सिर्फ हमने लेना है x की पावर 8 का। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 3 तो एज इट इज़, इसकी पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस होगा, तो 3 8 हम कर देते हैं 24 और 8 माइनस 1 करेंगे तो 7। ये हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंसेस, कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, उसके साथ ऐड हो रहा है दूसरा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो जैसे हम सिंपल लिमिट्स में करते थे ना कि फर्स्ट फंक्शन की लिमिट अलग होती है, सेकंड की अलग, इसी तरह से फर्स्ट के साथ डेरिवेटिव आपने अलग कर लेना है, सेकंड के साथ अलग कर लेना है। अब इसका भी प्रूफ है छोटा सा। आपके पास फंक्शन है दो जो कि ऐड हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, हमने जो लिमिट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है कि लिमिट होती है जिसमें h अप्रोच कर रहा होता है 0 को और उसके साथ क्या होता है f(x) प्लस h माइनस f(x) ओवर h। ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, यानी जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अंदर पहले आपने x प्लस h पुट करना है। तो इन पूरे फंक्शन के अंदर हमने पहले x प्लस h पुट किया तो f(x) प्लस h प्लस g(x) प्लस h आ गया। अब माइनस ये वाला माइनस, फिर हमने f(x) लिखना है, यानी फंक्शन एज इट इज़, तो ये पूरा एज इट इज़ उठा के आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जब आप ये माइनस ओपन करेंगे तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, f(x) भी माइनस हो जाएगा, g(x) भी
माइनस हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है और ये एफ ऑफ एक्स है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लें, प्लस लगा के जी ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स को एक ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। अब लिमिट जो है वो आपने क्या करनी है, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लेनी है, लेकिन उससे पहले ये जो नीचे एच डिवाइड हो रहा है ये आप दोनों के नीचे अलग अलग कर लें। एफ वाले फंक्शंस के नीचे अलग कर लें, जी वाले फंक्शंस के नीचे आपने एच अलग कर लिया। अब लिमिट भी दोनों पे ये जो बाहर अप्लाई हो रही थी वो हमने दोनों के साथ अलग कर ली, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। अब ये देखें सेम डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन रहा है ना, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला, सेम वही फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस ये प्लस एज इट इज़, और ये हमारे पास जो आंसर आ गया है ये है डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि सेम नोटेशन है डेरिवेटिव वाली, सिर्फ एफ की जगह जी आ रहा है, तो ये जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हों और उन पे बाहर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास अब इसी से रिलेटेड कि आपके पास एक फंक्शन है x बार 4 प्लस x बार 3, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने अभी पढ़ा अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो फर्स्ट का अलग हो जाता है प्लस सेकंड का अलग हो जाता है। अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे पावर आ रही है, तो पावर आप साइड पे ले आएंगे और इसकी पावर 4 में से 1 माइनस कर देंगे, इसकी भी पावर 3 साइड पे आ जाएगी और पावर में 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 4 एज इट इज़ x बार 3, 3 एज इट इज़ x बार 2, ठीक है। अब जनरल फॉर्म क्या होगी कि अगर दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं, हमने तो अभी सिर्फ दो वाला पढ़ा है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर दो से ज़्यादा हैं, जैसे एक f1 है, f2 है, f3, f4, f5, fn तक जा रहा है, तो भी यही रूल होता है कि आपने उनका डेरिवेटिव f1 के साथ अलग, f2 के साथ अलग, f3 के साथ अलग, अप टू fn के साथ अलग कर लेना है। जितने भी होंगे सबके साथ अलग अलग अप्लाई होगा। नेक्स्ट आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो हमने प्लस वाला किया है ना ऊपर, माइनस वाला भी सेम ऐसे ही होगा, ये जो पीछे हमने किया ये वाला, ठीक है। माइनस वाला भी सेम होगा कि आपका दरमियान अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है फंक्शंस के दरमियान, तो यहाँ पे भी माइनस होगा और दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। प्रूफ भी इसी तरीके से हो सकता है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट, अब ये आ जाता है, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल ये भी पढ़ सकते हैं आप इसे। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है कि दो फंक्शंस जब यहाँ पे देखें, डॉट का मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उन पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसका ये तरीक़ाकार होता है, फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है और डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का, यानी f एज इट इज़ और डेरिवेटिव g का आ जाएगा, प्लस g एज इट इज़ और डेरिवेटिव f का, ठीक है। इसको मज़ीद सिंपल अगर मैं करके दिखाऊँ ना आपको, d बाई डी एक्स ए बी का निकाल रहे हैं आप, दो फंक्शन हैं, ठीक है। f की जगह मैंने a लिख दिया और g की जगह b लिख दिया, तो a एज इट इज़ b का डेरिवेटिव प्लस b एज इट इज़ a का डेरिवेटिव, ठीक है। बहुत आसान सा है, पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। अब इसका भी प्रूफ है। प्रूफ क्या है हमारे पास कि हमने एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स लिखा इज इक्वल टू लिमिट का फॉर्मूला हमने वो लगाया जो हम डेरिवेटिव के लिए लगाते हैं लिमिट। पहले हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखते हैं ना, यानी इन दोनों की जगह हमने एक्स प्लस एच लिख दिया, माइनस लगा के फिर हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इन दोनों को हमने एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख दिया ओवर एच। अब आपने एक यहाँ पे चीज़ करनी है, आपने खुद से ये वाली टर्म एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चार टर्म्स बन जाएंगी ना, दो तो आपके पास पहले से हैं और इसको भी आपने दो दफ़ा लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ। पहले आपने ये लिखा, फिर इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऐड किया और फिर ये जो एंड पे ये टर्म थी वो हमने एज इट इज़ उतार ली। अब क्या करना है आपने, इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। इन दोनों में से देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स प्लस, इन दोनों में से देखें तो जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें भी जी ऑफ एक्स है और इसमें भी जी ऑफ एक्स है, तो आपने जी ऑफ एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये जो नीचे एच था वो मैंने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लिया है। और अब क्या करना है, आपने लिमिट सबके साथ अलग अलग कर देनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ लिमिट अलग होगी, डॉट ये जो आपके पास ये वाला फंक्शन है इसके साथ एच लिख लें, ठीक है। एच दोनों के नीचे लिखना नहीं है आपने, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब प्लस हो रहे होते हैं ना तो हमने दोनों के साथ लिखना होता है नीचे, लेकिन जब मल्टीप्लाई में हम देखते हैं तो आपने किसी एक के नीचे लिखना होता है, तो वो हम इसके नीचे लिख रहे हैं, इसके नीचे नहीं लिख रहे क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास पूरा बन रहा है। तो ये लिमिट जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स ओवर एच प्लस ये वाला प्लस, अब लिमिट आपने इसके साथ जी ऑफ एक्स के साथ अलग कर दी और लिमिट इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच के साथ अलग कर दी, ठीक है। चारों के साथ हमने लिमिट अलग अलग कर दी। अब आप देखें यहाँ पे जब आप इसकी जगह एच अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा
एफ ऑफ एक्स। और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव ऑफ जी का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद प्लस ये जो फंक्शन है इसमें एच अप्रोचेस टू जीरो, एच तो आप पुट नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर तो एच है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ जी ऑफ एक्स आ जाएगा ना हमारे पास। और ये जो है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एफ डैश एक्स का, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारे पास नोटेशन इस तरह की आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये हमने प्रूव कर दिया प्रोडक्ट रूल। और इसको हम मज़ीद सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ डॉट जी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो एफ सिंपल वैसे ही डॉट जी का डेरिवेटिव प्लस जी वैसे ही और एफ का डेरिवेटिव। एमसीक्यूज़ में ना ज़्यादातर ये वाली फॉर्म पूछी जाती है आपसे, ठीक है, ये कम ही आती है, तो ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है आपसे। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल। 4x² और 3x, दो देखें आपके पास फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इनका डेरिवेटिव लेना है, तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, a एज इट इज़ b का डेरिवेटिव प्लस अब ये b वाला फंक्शन एज इट इज़ a का डेरिवेटिव ले लेना आपने। अब 4x² तो एज इट इज़, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x का लेंगे हम, और x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 1 आता है, dx/dx हो तो वो 1 आता है, प्लस 3x एज इट इज़, यहाँ पे 4 तो बाहर आ जाएगा ना कांस्टेंट के तौर पे, अंदर अब आपने x² पे पावर रूल लगाना है, पावर रूल में 2 उसकी पावर है, साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और 2 में से 1 माइनस होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 4x², 3 1 ज़ार 3 प्लस 3x एज इट इज़, अब 4 2 ज़ार 8 और x की पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गई। अब इनको आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12x², इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 24x², जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 36x² आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट। अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका किस तरह से आपने डेरिवेटिव लेना है। अब कोशेंट रूल के अंदर ये होगा कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं देन आप उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और जब आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है तो उसका ये तरीक़ाकार होता है कि आपने जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है यानी ओवर के नीचे उसका स्क्वायर लेना होता है ओवर के नीचे, और ओवर के ऊपर क्या करना है, आपने जो नीचे वाला फंक्शन है वो पहले लिखना है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं लिखना, पहले नीचे वाला लिखना है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगा के ये जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई अगर हम करके लिखना चाहते हैं ना, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल को लिखा था यहाँ पे इस तरीके से f और g की फॉर्म में, तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। और MCQ में दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि इसी तरह से पूछा जाता है आपसे यूजली कि f ओवर g का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो g एज इट इज़ यानी जो नीचे वाला फंक्शन होता है पहले वो एज इट इज़, और फिर f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव, और ओवर के नीचे g का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन रूल। अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखें जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं 3x और 5x²। तो अब देखें डिनोमिनेटर में जो है वो आपने पहले एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, g एज इट इज़, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है 3x का डेरिवेटिव माइनस फिर 3x एज इट इज़ और 5x² का डेरिवेटिव ले लिया, और नीचे जो 5x² था उसका स्क्वायर भी ले लेना आपने ओवर के नीचे। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये तो एज इट इज़ 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 3 1 ज़ार 3, ये 3x भी एज इट इज़ और 5 बाहर आ जाएगा, अंदर x² पे पावर रूल लगेगा, पावर में क्या है इसकी 2 है, 2 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर में से 1 माइनस होगा, तो 2 - 1 यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 3 ज़ार 15x² माइनस 5 2 ज़ार 10x, और बाहर जो 3x है वो वैसे ही, और नीचे जो 5 है उसका स्क्वायर खोलेंगे 25 और x² का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, 25x पावर 4। अब 15x² माइनस 3 10 ज़ार 30, x 2 दफ़ा आ रहा है तो 30x² ओवर 25x की पावर 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 15x² आता है ओवर 25x पावर 4। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है 5 के टेबल पे, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, तो माइनस 3/5 और x की पावर 2 है और नीचे 4 है, तो जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस होती है ना, 2 को ऊपर से नीचे लाके आप यहाँ से माइनस कर दें तो 4 - 2 2 रह जाएगा। ये भी आप कह सकते हैं कि x की पावर 2 जो है वो कट हो जाएगी 4 में से, तो पीछे 2 रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डेरिवेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर है जो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, जैसे अगर आपके पास x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
1/x होगा। अगर आपके पास फंक्शन है f(x) तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/f(x) होगा। इसी तरह से एक फंक्शन अगर है g(x) तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/g(x). और उसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो उसका ये तरीका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला बस आपने याद रखना है, माइनस लगा के उसका डेरिवेटिव लेते हैं और ओवर के नीचे उसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। उसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करके लिखना चाहें 1/g का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस जी डैश, यानी माइनस और उसका डेरिवेटिव ओवर g का स्क्वायर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ क्योंकि इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ था, तो हम इसको x की फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे ये देखिए मैंने 1/x लिखा हुआ है ना, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ 1/x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो x की पावर -1 हो जाएगी ना, और जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -1 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और उसकी पावर में से 1 माइनस होगा, यानी ये जो -1 है उसमें से 1 माइनस होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 x की पावर -2। तो -1 ओवर x की पावर -2 है, ओवर के नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी। तो देखें इसी तरह की फॉर्म बन रही है ना, माइनस जी डैश का मतलब है यानी इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1 होगा, तो ये -1 आ गया ओवर g का स्क्वायर यानी इस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको क्वोशंट रूल लगा के हम सॉल्व, क्वोशंट रूल लगा के भी कर सकते हैं और इस तरह से पावर रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद रख लें कि अगर रेसिप्रोकल फंक्शन होता है तो हमने पहले माइनस लगा के उसका डेरिवेटिव लेना होता है और ओवर के नीचे उसका स्क्वायर लिख देना होता है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और कोई भी पॉइंट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और काइंडली टाइम स्पैम लाजमी मेंशन कर दिया करें जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वैसे तो मुझे पता नहीं चलता, इतने ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं तो मुझे याद नहीं होता कि आप लोग किस पॉइंट पे ये मैंने बात समझाई है, तो मुझे सारी वीडियो में फिर ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि टाइम स्पैम मेंशन कर दें, तो मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आपको वहाँ से वो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर सकती हूँ, ठीक है। तो कॉमेंट्स में रिप्लाई करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। और वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें